स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो कल आपका डाउट था वो क्वेश्चन वाला कि रैंक ऑफ ए हमें कुछ दी हुई है, समथिंग आर थी, क्या थी, कुछ भी थी रैंक ऑफ ए, मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स थी हमारे पास, और बी को कैसे फॉर्म किया था, ए मैम की जो फर्स्ट पीडीएफ नहीं डाला है क्या? दिखाई नहीं दे रहा। हैंड रिटन का तो नहीं डाला है मैंने, उसका तो डाल दिया था, जो स्लाइड्स का तो डाल दिया था, पीडीएफ नहीं था कल। हाँ मैम। वो वन नोट की फॉर्म में ही था। क्लास ठीक है 15 के मैम। नाम से होगा, वो देखना आप। आज वाले के मिल जाएंगे आपको हैंड रिटन भी, और कल वाले के मैं कोशिश करूंगी कि आज रात तक या कल तक डाल दूं। तो क्या था, ए कोई भी मैट्रिक्स थी और बी उसकी एक एंट्री को मैनिपुलेट कर रखा था हमने या चेंज कर रखा था। तो हमने जो रिजल्ट पढ़ा था वो, मतलब उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ, उसका बस थ्योरेटिकल प्रूफ यही है कि मान लो हम किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी ए है, उसके एलिमेंट से छेड़छाड़ करेंगे या उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करेंगे, तो जो हमारी नई मैट्रिक्स फॉर्म होती है, यहाँ से जो हमारी बी मैट्रिक्स फॉर्म होती है, उसकी रैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो हमने इसके के रोज को मैनिपुलेट किया या के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट किया अगर हमने यहाँ पे, तो हम क्या कहते थे, दैट रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू के होगा। ये हमें याद रखना है, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का मोड लेस देन इक्वल टू के, वेयर के इज जितने नंबर ऑफ रोज या एलिमेंट्स के साथ हमने छेड़खानी की है उसके इक्वल। अब एग्जैक्ट तो यही होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू के एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हमें रैंक ऑफ बी पे ही हम बात करते हैं तो वहां से क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस के एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस के। ये रिजल्ट है अब हमारे पास, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे अगर हमने एक एंट्री के साथ छेड़छाड़ की, इसमें जो ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें हमने एक एंट्री के साथ छेड़छाड़ की, तो क्या हो जाएगा, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसकी रैंक, रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस वन। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्शन है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन थे, एक तो था हमारा रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, और थर्ड ऑप्शन क्या था, रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस वन एंड रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। कुछ बोल रहे हो जुबैर? नो मैम। ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला सिर्फ इस रिजल्ट से। उसने पूछा था इफ दिस एंड दिस हैपन सो एंड सो देन, सिर्फ ये बोला था उसने, देन इन चारों में से हमें चूज करना था। अब देखो, जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, रैंक ऑफ ए माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, मतलब ये तो सीधा सीधा ट्रू हो गया। जी बाकी मैम। जो हैं, जो भी ऑप्शन है ये, और ये तो हमने डायरेक्ट ही कट कर दिया था जीरो मैट्रिक्स लेके, कि कोई जरूरी नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए आए। तो बाकी जो दो ऑप्शन है वो पॉसिबिलिटी तो बन सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं हमारे लिए, बट वो एक्चुअल में एक्यूरेट नहीं हो सकते। लाइक अगर अब सेम क्वेश्चन में वो पूछता, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंक ऑफ बी, पॉसिबल अगर वैल्यू पूछता वो हमसे, या रैंक ऑफ बी मे बी, कुछ ऐसी वर्डिंग डाल देता जिससे हमें
ये फील होता कि ये पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है, तो हमारे सभी ऑप्शंस ट्रू हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे उसने सिर्फ यही पूछा है कि अगर ऐसा ऐसा है तो वहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो वहां से हम सिर्फ इतना कंक्लूड कर सकते हैं जो कि ये हमने लिखा है, रैंक ऑफ मॉड ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू के। और वो क्यों होता है, क्योंकि वही वही बात हो जाती है ना कि मान लो हम किसी के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो जो नई रो आई है वो एल आई हो सकती है या उसको एल डी बना सकती है। तो एक रो के बारे में बात कर रहे हैं हम, अगर वो नई रो एल आई बनेगी तो हमारी रैंक एक से बढ़ जाएगी, अगर एल डी बनेगी तो एक से कम हो जाएगी। सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट हम इसमें यूज करते हैं। मैम पॉसिबिलिटी कैसे, मतलब अगर हमें पॉसिबल रिजल्ट्स देखे होंगे हाँ, पॉसिबल रिजल्ट तो तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कैसे ट्रू होगा मैम? देखो, उसके लिए तो अगर पॉसिबिलिटीज चेक करनी है तो हम फिर एग्जांपल्स पे ही जाएंगे कि कोई भी हमारे पास जैसे 0 0 मैट्रिक्स अगर हमने ली थी तो हमारी रैंक ऑफ मतलब ए मैट्रिक्स अगर हमने 0 लिया था तो यहाँ से हमारी रैंक ऑफ बी क्या आ गई थी, रैंक ऑफ बी 1 आ गई थी। यहाँ से हमारा क्या हुआ, रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन में से कोई एक ट्रू हो जाएगा, सेकंड ट्रू हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है ना ये वाली। सेम अगर हम बी मैट्रिक्स को क्या ले लें, -1 0 0 0, सॉरी ए मैट्रिक्स को, तो रैंक ऑफ ए 1 हो जाएगी और रैंक ऑफ बी यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ जाए, और जो थर्ड ऑप्शन है वो तो ट्रू ही होता है, और रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए वो इससे हो जाएगा। अगर हम रैंक ऑफ ए को 0 मैट्रिक्स ले लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि रैंक ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए। ठीक है, एक मिनट मैं कुछ चेक कर लूँ, दिख रहा है ना सब क्लियर? हाँ ठीक है, समझ गए। अब अगर सिर्फ हमें एक्यूरेट पूछ रहा है वो, मतलब कि जो कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो हम सिर्फ इसी रिजल्ट पे जाएंगे। और अगर वो मे बी या पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो हम फिर जो इक्वल वाले, इक्वालिटी जिसमें होगी ना उन सबको भी ट्रू कर देंगे। ठीक है, या पॉसिबिलिटी और इक्वालिटी क्या, उसमें तो हम क्या कर देंगे, स्ट्रिक्टली लेस देन को भी ट्रू कर देंगे। जैसे मान लो रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन रैंक ऑफ बी अगर होता, पॉसिबिलिटी पूछ रही होते, तो हम ये भी ट्रू कर देते फिर तो, क्योंकि हम बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बना लिया, ए को 0 ले लो, बी में फिर क्या हो जाएगा, उसकी रैंक 1 हो जाएगी, सो 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो पॉसिबिलिटी में तो सब ट्रू हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट में सिर्फ यही चीज ट्रू होगी, इधर दिस वन, और अगर हम +1 कर दें रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए में +1 कर देंगे तो छोटी हो जाएगी और -1 कर देंगे तो बड़ी। सेम अगर यहाँ पे 2 एंट्रीज की बात कर रहे होते तो 2 आ जाता, 3 एंट्रीज की बात कर रहे होते तो 3 आ जाता। ठीक है, अब यस मैम। ओके, अब आपको सबको मैं एक काम दे रही हूँ, नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो आप सबको क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड, नोट इस टॉपिक से अब तक जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है कंप्लीट, मैट्रिसेस से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सबको आप ढूंढ ढूंढ के उनको सोल्व करोगे। जो नहीं सोल्व होगा वो आप ग्रुप में सेंड करेंगे, उसको डिस्कस करोगे, और फिर हम जो किसी से भी सोल्व नहीं होगा उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई हेल्प करने वाला होगा नहीं आपके पास, खुद ही दिमाग लगाना है कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक मैम है, प्रीवियस ईयर सारे कहाँ से मिलेंगे? प्रीवियस ईयर सारे कहाँ से मिलेंगे, मैं देखती हूँ अगर मिल सकते हैं तो मुझे, वैसे कई सारी साइट्स पे मिल जाते हैं, अगर आप जैम प्रीवियस ईयर डालोगे तो शायद मिल जाएंगे वहाँ से आपको। ओके मैम। और 20 ऑफिशियल पे भी शायद होगा, 1 2 साल का तो मिल ही जाएगा ऑफिशियल भी। अब जैसे ये है एक क्वेश्चन आपका जो मेरे पास है, ये आया हुआ है 2021 में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए हमें दी हुई है
n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिक्स। एंड सी दी हुई है हमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स। एंड दो मैट्रिक्स और डिफाइन की हुई है हमारे पास। एक एक्स मैट्रिक्स डिफाइन की हुई है, x11, x12, x21 एंड x22। एंड सेकेंड वन इज ये 2n क्रॉस 2n की मैट्रिक्स है। इसका मतलब है जो ये मैट्रिक्स है ये खुद n क्रॉस n की है, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बिठा रखी है वेयर ईच एक्स आई जे जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। और साथ में एक बी मैट्रिक्स भी डिफाइन की हुई है जो है A0 0 C। ये भी हमारी 2n क्रॉस 2n की मैट्रिक्स है। बस यही सब दिया हुआ है। अब हाँ, साथ में एक और चीज़ दी हुई है कि जो ये एक्स मैट्रिक्स है ना वो इस टाइप की सभी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। एक्स कम्यूट्स विद द 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स बी, कि x जो है वो b के साथ कम्यूट करती है। देन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से क्या चीज़ ट्रू है एंड फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास x11 एंड x22 must be zero, must be zero matrices। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है x12 एंड x21, x12 एंड x21 मस्ट बी जीरो मैट्रिसेस। सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास x11 एंड x21 मस्ट बी जीरो मैट्रिसेस। एंड डी ऑप्शन इज सिमिलरली दिया हुआ इसमें x12 एंड x22, x22 हाँ एंड x22 मस्ट बी जीरो मैट्रिसेस। ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। कर रहे हो ट्राई? हुआ किसी का?
x12 x21 must be 0. ये आ रहा है, बाकी सभी कट जा रहे हैं। जुबैर का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। किसी और का कोई और ऑप्शन या यही ऑप्शन? तान्या एंड इंद्रजीत भी बताएंगे। तान्या तो बोलती ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता समझ आ रहा है या नहीं इनको। मुझे डी ऑप्शन है। डी लग रहा है आपको? चलिए इंद्रजीत को डी लग रहा है। तान्या आपका क्या आंसर बना? नहीं हुआ? कर रहे हो या किया भी नहीं? कर रहे हैं। ओके, तो हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, जब तक करो आप इसको सॉल्व। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नेट के बेसिक क्वेश्चंस है ना, वो जैम में रिपीट होते हैं। मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं ये फैक्ट नहीं बता रही कि होते हैं, पर मुझे ऐसा फील हुआ क्वेश्चंस को देख के कि शायद ऐसा होता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। हाँ तान्या बोलो। चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। ए हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और सी नीलपोटेंट है। अब एक्स और बी है जो दो मैट्रिक्स बनाई हुई है, और हमारे पास हिंट ये है कि एक्स और बी है जो वो कम्यूट करती हैं। तो एक बार देख लेते हैं, अगर कम्यूट करती हैं तो क्या मतलब है इसका। एक्स बी इज इक्वल टू बी एक्स होगा। अब रख लेते हैं एक्स बी। x11 x12 x21 x22 इंटू a00c इज इक्वल टू a00c इंटू x11 x21 x12 था ये 21 एंड x22। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ से हमें मिल जाएगा a इंटू x11, या नहीं आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं इनको क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं, तो जैसे है वैसा ही लिखना पड़ेगा हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x11a, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा x12c, x21a एंड x22c इज इक्वल टू, ठीक लिखा है ना ये मैंने? हाँ, ax11 यहाँ से हमें मिल जाएगा ax12, यहाँ से हमें मिलेगा cx21 एंड cx22। इसके बाद कैसे किया जुबैर आपने? कम्यूट कर रहे हैं तो हर एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। मैम इक्वल होना पड़ेगा। अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? x कम्यूट कर रहा है ना b के साथ। हाँ, तो यहाँ से हमें ये चीज़ तो मिल जाएगी, x11a इज इक्वल टू ax11। कम्यूट कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होंगी ये मैट्रिसेस, ठीक है, ये हो गई इक्वल। अब फोर्थ
जो एंट्री है उससे हमें x22c इज इक्वल टू cx22 मिल रहा है, ठीक है। अब सेकंड और मतलब जो A21 और A12 है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है x12c इज इक्वल टू ax12। अब अगर ये इक्वल है तो इन दोनों को भी इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली x21a इज इक्वल टू cx21 भी होना चाहिए। अब आगे बताओ जुबैर कैसे किया। मैम ऐसे नहीं किया, कैसे किया फिर। मैम मैंने कंसेप्ट लगाया मैम, दो डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं। आर यू श्योर डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं। जरा मल्टीप्लाई करना इसको आगे पीछे, क्या ये कम्यूट करेगी। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे दिस पोर्शन। मैम दो डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, दो डायगोनल मैट्रिक्स तो कम्यूट करेंगे। अब डायगोनल कहाँ से ले आए आप फिर, ये तो डायगोनल नहीं है मैट्रिक्स। मैम अगर हम x12 और x21 को मैम 0 0 मैट्रिक्स लेंगे तो क्या सिर्फ डायगोनल ही कम्यूट करती हैं, डायगोनल के अलावा भी इतनी सारी मैट्रिसेस स्केलर हैं। भी मैम। नहीं, नॉन स्केलर भी ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जो कम्यूट करती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी ले लो आप, वो कम्यूट करेगी। यस मैम, तो ये तो गड़बड़ हो गया। गलत सोच रहा था मैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में ही हिंट दिया होता है हमें। अब देखो, क्योंकि क्या क्या बोला था हमें, जो बी मैट्रिक्स है, फिर से देख लेते हैं, एक्स कम्यूट कर रहा है बी मैट्रिक्स के साथ, एक्स कर रहा है बी के साथ कम्यूट। तो इसका क्या मतलब है, देखो कम्यूट कर रहा है तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो कम्यूट कर रही होंगी ना, क्योंकि एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं तभी हमारे मैट्रिसेस कम्यूट, मतलब मैट्रिसेस कम्यूट करती हैं। तो ऑब्वियसली उनके जो अंदर मैट्रिक्स हैं वो कम्यूट कर रही होंगी, तभी वो मैट्रिक्स कम्यूट कर रही है। सो x11 a इक्वल टू a x11 x22 c इक्वल टू c x22। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x12 c इज इक्वल टू c x21। ठीक है, तो अगर मैं इसको कम्यूट फिर करवा से दूँ बोलेंगे। कि अगर x और b कम्यूट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं c की x12 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब पीछे करूं या आगे करूं, एक ही बात है, क्योंकि c खुद में एक मैट्रिक्स है, x21 खुद में एक मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स बनाई वो कम्यूट कर रही है, तो इसका मतलब उसके एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं, तभी वो होगा ये चीज। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x12 को c से आगे मल्टीप्लाई करूं या c के पीछे मल्टीप्लाई करूं तो वो बात सेम है। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज किया, x12c को मैंने लिख दिया cx12, लिख सकती हूँ ऐसा क्योंकि वो कम्यूट कर रही है। दिस इज इक्वल टू ax12। अब मैं इसको राइट साइड ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, cx12 माइनस ax12 इक्वल टू 0। अब मैं इसको c माइनस a इंटू x12 इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। अब मुझे ये बताओ, C एक है नीलपोटेंट मैट्रिक्स,
ए है हमारी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या ये दोनों कभी आपस में इक्वल हो सकती हैं, एक निलपोटेंट और एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स? कभी नो हो मैम। सकते हैं इक्वल? नहीं हो सकती। मतलब ये तो जीरो नहीं है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? x12 को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, यहां से x12 जीरो आ गया। अब जिस ऑप्शन में x12 जीरो नहीं दिया हुआ उसको काट दो। x12 फर्स्ट में नहीं दिया हुआ, फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। डी एंड बी में से कोई एक ऑप्शन है। अब सेम कंसेप्ट यहाँ लगा दो, सी के साथ ही लगा लो या ए के साथ, जिसके साथ मर्जी लगा लो। अब मैं फिर से, मैंने सी को ही यूज़ किया है तो फिर से सी के साथ यूज़ कर लूँगी इसको। सो ये क्या हो जाएगा, x21a इज इक्वल टू x21c। सिमिलरली अब x21 इंटू ए माइनस सी लिख सकती हूँ। फिर से वही चीज़, ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकती, तो हमें क्या होना पड़ेगा, x21 को ही जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। सो x21 भी जीरो आया और x12 भी जीरो आया, तो सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड सी ऑप्शन इज रॉन्ग। क्लियर है सबको? अब देखो जितने भी क्वेश्चन में यस मैम। चीजें दी हुई थी वो सभी इंपॉर्टेंट थी। ए का इन्वर्टिबल होना इंपॉर्टेंट था, सी का निलपोटेंट होना भी इंपॉर्टेंट था, और इन दोनों का कम्यूट करना भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो जो चीजें मैम दी ये हम हुई, क्यों कह रहे हैं मैम, क्या? माइनस जो होगा इनका डिफरेंस हम्म, वो जीरो नहीं है। एक है इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनके डिफरेंस को जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू सी होना पड़ेगा ना, तभी यस इनका मैम। डिफरेंस जीरो हो सकता है। अब ए गिवन है हमें इनवर्टिबल, सी यस मैम। गिवन है दूसरा निलपोटेंट, नॉन इनवर्टिबल। यस मैम। तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकती हैं? नो मैम। नेवर। तो इसीलिए इनका डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। और मैम जो हम यहाँ x12c इज इक्वल ए एक्स, सॉरी, हाँ, सी एक्स टू x21a वन इज इक्वल टू c x21। लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें दिया हुआ है एक्स बी इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, तो जी मैम। एक्स बी इक्वल टू बी एक्स से क्या मतलब है हमारा, कि जो जब हम इसकी मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी इटसेल्फ मैट्रिक्स है और ए भी मैट्रिक्स है हमारी, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो आया तो x11 ए और यहाँ पे आया ax11, वैसे तो ये इक्वल नहीं होते हमें पता है। अब इसने क्योंकि बोला है ये कम्यूट करती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये इक्वल तभी हो सकते हैं ना जब ये कम्यूट करती हैं एलिमेंट्स। ए बी इज इक्वल टू बी, ये कैसे हो सकता है जब इसका हर एलिमेंट इस के एलिमेंट के इक्वल आए। अब क्योंकि गिवन है ऐसा एक्स बी इक्वल टू बी एक्स, इसका मतलब क्या है कि जो x11 ए है वो भी क्या करती हैं, आपस में कम्यूट करती हैं। x12 ए के साथ भी कम्यूट करती है, सी के साथ भी कम्यूट करती है। सिमिलरली x22 भी सी के साथ भी कम्यूट करेगी, ए के साथ भी कम्यूट करेगी। इसका हर एलिमेंट कम्यूट करेगा तभी तो ये पूरी मैट्रिक्स कम्यूट करेगी ना। ये इसका एक एलिमेंट, ये पूरा मैट्रिक्स है एक, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगी तभी तो हमारा फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ये वाली, ये आएगी ना हमारे पास इक्वल। समझ रहे हो आप इस चीज को? यस मैम। जैसे अगर हम ऐसे बोलते हैं a1 a2 a3 a4 और x1 x2 x3 4, अब कह रहे हैं ये कम्यूट करती हैं x1 x2 x3 x4। अब ये यहाँ पे मैंने ये सिर्फ एलिमेंट लिए हैं, ये मैट्रिक्स नहीं लिए हैं। यहाँ पे क्या था, a1 a2 a3 a4। अब मैंने कहा ये कम्यूट करती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, a1 x1 यहाँ से x1 a1, ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। कम्यूट करने का क्या मतलब है कि इन दोनों की आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से मल्टीप्लाई करो, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, यही मतलब है ना इस चीज का। सेम कंसेप्ट यहाँ हमने मैट्रिक्स में लगा दिया, क्योंकि नंबर्स में तो हमें पता है कि ऐसा होता ही है, अगर ये सिर्फ नंबर्स हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं तो होता ही है ऐसा, हमें पता है। लेकिन मैट्रिक्स में नहीं होता,
मैट्रिक्स में हुआ यहां से, जब इसने बोला कि ये दोनों आपस में कम्यूट करती हैं। क्लियर? जी मैम। ओके, चलिए फिर एक और क्वेश्चन कराना था वैसे मैंने, पर अभी अपना काम कर लेते हैं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज हमें करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब हमें एक सिस्टम दिया होगा लीनियर इक्वेशंस का, मतलब नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होंगी। जैसे अगर मैं बनाऊं कोई भी एक सिस्टम, तो a11x1 प्लस a12x2 अप टू सो ऑन a1n xn इक्वल टू b1 a21x1 a22x2 प्लस अप टू सो ऑन a2n xn इज इक्वल टू b2, एंड ऐसे करते करते मैं पहुंच जाऊं n इक्वेशंस बना दूं। अब मुझे बताना ये इक्वेशंस कितनी है। प्लस a n2x2 प्लस अप टू सो ऑन a mn xn इक्वल टू bn। तो ये कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं? मैंने ये सिस्टम बनाया जिसमें कुछ इक्वेशंस हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। These x1, x2, xn are unknown variable, और जो a1, a2, an, a1n है ये नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल नहीं होंगे, ये नॉन एलिमेंट्स हैं। सो ये नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है अगर मैं ऐसे काउंट करूँ 1 2 3 4 करके? इन नंबर सॉरी मुझे समझ नहीं आया। इन n, और वेरिएबल्स कितने हैं? इन m वेरिएबल्स हैं। बाकी दोनों लोग भी अपना आंसर करो। मैम इन वेरिएबल्स वेरिएबल्स भी n है, इक्वेशंस भी n है, ऐसे बोला है आपने। हाँ मैम। किसी का कोई और आंसर? देखो काउंट करो। फर्स्ट में क्या है, मैंने 1 को फिक्स किया, 1 1 1, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसके बाद थर्ड इक्वेशन आएगी। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे हर जगह 1 1 1 है, सेकंड इक्वेशन में हर जगह 2 2 2 है, थर्ड इक्वेशन में क्या आएगा a31x1 a32x2 a33x3 अप टू सोन a3n xn। सेम ऐसे ही चलते जाएंगे। तो 3, ओ आई एम सो सॉरी, ये मैंने लिखने में ही गड़बड़ की है लास्ट वाली। यहाँ पे आइए, ये तो सही लिख दिया लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दी। ये है am1 am2 अप टू सोन amn। अब बताओ m इक्वेशंस n वेरिएबल्स। तो ठीक है, ये क्या है हमारी m इक्वेशंस है n वेरिएबल्स हैं। अब ठीक है, वेरिएबल्स को हम, ये x1 है हमारे पास, x2 है, x3 है, अप टू xn है, n वेरिएबल्स हैं। तो जो मैंने ये सिस्टम बनाया ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पे m इक्वेशंस दी हुई हैं, n वेरिएबल्स दिए हुए हैं। इससे हमें क्या समझ आया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी इक्वेशन और वेरिएबल का नंबर है जो वो सेम आए, वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, वेयर दीज x1 x2 xn आर नोन एज अननोन वेरिएबल, या वेरिएबल्स भी बोल देते हैं, अननोन्स भी बोल देते हैं।
ठीक है, तो अब जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे? अगर मैं ये जो कोफिशिएंट्स है इनको एक मैट्रिक्स में लिख दूँ, मैंने मैट्रिक्स बनाई A विच इज इक्वल टू, ये सभी कोफिशिएंट रख दिए मैंने, A11 A12 अप टू सो ऑन A1n A21 A22 up to A2n and so on AM1 AM2 and AMN। मैम हम्म, बोलो जुबैर। कल लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस में हम कॉलम्स में लिखते थे, हाँ, तो यहाँ हम सिंपली रो में लिखते हैं, ऐसा क्यों? नहीं वो तो देखो, वहां पे तो हम, यहाँ पे हम सिर्फ एक बार इस सिस्टम को लिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम कॉलम्स में लिखेंगे तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, वहां पे आप रो वाइज भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉलम वाइज ही लिखो। आप रो वाइज लिख के उसकी कॉलम रैंक भी निकाल सकते हो, मतलब ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप। फिर आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास। उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आप वैसे ही लिखो कॉलम वाइज, वो एक मेथड है। आप रो वाइज लिख के भी टेस्ट कर सकते हो उसको। ओके मैम। यहाँ पे क्या है, x1 x2 अप टू xn, पर वहां पे फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, इक्वेशंस और वेरिएबल्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको फिर चेक करना पड़ेगा, हाँ कॉलम रैंक निकाल के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आए वो, ऐसे। ठीक है, दिस इज B1 B2 अप टू B, ये भी फिर M आ जाएगा ना, 1 2 3 अप टू M तक। सो ये M क्रॉस N की है, ये N क्रॉस 1 की है, तो हमें, ये मैंने फिर गड़बड़ कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया इसको भी। ये क्या आएगी, M रोज एंड 1 कॉलम आएगा। ठीक तो लिखा था फिर मैंने, हाँ ऐसे ही आएगा, B1 B2 अप टू Bn M। तो मैंने अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मुझे अपनी इक्वेशंस मिल रही हैं वापस? देखो, अगर मैं इसकी फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, A11 x1 A12 x2 A1n xn, सेम मिल गया मुझे, इक्वल टू B1। सिमिलरली आगे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, हमें वापस से अपना सिस्टम मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशंस थी, नंबर ऑफ इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम इस मैट्रिक्स को A बोल देते हैं, दिस इज आवर X एंड दिस इज इक्वल टू B। तो जो भी इस टाइप से हम लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेयर A इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि हम इसके कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं ना इसमें। और x हमारा x1 x2 xn, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, अननोन वेक्टर बोल देते हैं इसको, या अननोन कॉलम बोल सकते हैं, अननोन कॉलम मैट्रिक्स। और B क्या होता है हमारा, जो गिवन मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स। सो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब जो इसका बिहेवियर है वो डिपेंड करता है इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे, और हम उसी के बारे में अब आगे चर्चा करेंगे। क्या है, अगर तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे इस मैट्रिक्स के वो किसके इक्वल आए, हमारे मैट्रिक्स में n कॉलम्स हैं और हमारे n अननोन या जो वेरिएबल थे वो कितने हैं हमारे पास, वो भी n है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के, वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स के। मतलब जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स हैं हमारी मैट्रिक्स, हमारी सिस्टम में, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल आती हैं, जितनी भी हमारी इक्वेशंस होती हैं, m रोज आई है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल। क्लियर?
और अगर मैं ये मैट्रिक्स बना दूं, मैम तभी हम लीनियर एलआई और एलडी में देखते थे नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर अगर हो हाँ जाएगा, तो वो एक्चुअली नंबर ऑफ अननोन्स ही होते थे। एक्चुअली वो नंबर ऑफ अननोन्स ही होते हैं। जी मैम। ठीक है, अभी सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी जो भी पीछे रहती हैं। हाँ मैं खाती, अगर हम ये मैट्रिक्स लिखते हैं ए और बी, बी को भी ए के साथ ही लिख देते हैं ऐसे डॉट डाल के, तो हम इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसको अगर हमें लिखना है तो मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, एक और कॉलम को ऐड कर देंगे ऐसे डाल के, यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 अप टू Bn। ये हमारी हो जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मतलब इक्वेशंस है तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब इन अननोन्स की वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे, एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करते हैं। अब कितने टाइप के सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, हमारे किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या फिर इनकंसिस्टेंट, या फिर हम क्या बोलते हैं, सिस्टम जो हमारा होगा या तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, हमें कुछ ना कुछ x1 x2 x3 अप टू xn की हमें वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस केस में। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब है कि हमें x1 x2 xn की कोई ऐसी वैल्यू मिलेंगी ही नहीं जो हमारे सिस्टम को सेटिस्फाई कर दे, मीन्स जो हम अगर यहाँ पे रखें हमारे सिस्टम में तो हमें B1 B2 Bn के इक्वल मिल जाए, मतलब कि हमारा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे हमारा सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब कंसिस्टेंट है तो उसके पास एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ये दो टाइप का होता है, या तो हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब या तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, या फिर अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर किसी सिस्टम के पास हैं तो उसके पास कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। या तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, या तो अगर एक से ज़्यादा एक भी एक्स्ट्रा हमें मिल गया, मतलब अगर किसी के पास दो सॉल्यूशन भी हैं तो दो सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होते, अगर दो हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास है, जैसे मैं लिख देती हूँ x प्लस वाई, ये तो दिख ही नहीं रहा इस पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 अगर मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हम x और y की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं कि हमें 10 मिल जाए, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल। सो हम यहाँ पे 9 1 भी रख सकते हैं, 10 मिल जाएगा हमारे पास, 5 5 भी रख सकते हैं, 10 मिल जाएगा, 6 4 भी रख सकते हैं, 8 2 भी रख सकते हैं, ऐसे करते करते इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज रख सकते हैं। तो ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट है क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं बट इनफाइनाइट मिल रहे हैं, तो दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और अगर हम नो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं सिस्टम दे देती हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड मैं दे रही हूँ 3x प्लस 6y इक्वल टू 20। देखो अगर इसका सॉल्यूशन आता है तो ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा इसके लिए, अगर नहीं आता है तो ट्रू हो जाएगा। एक बार सोल्व करके देखो इसको क्या मिल रहा है। जीरो एक्स प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू 10। 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 10।
जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 0 इक्वल टू 10। क्या ऐसा पॉसिबल है 0 10 के इक्वल हो जाए? नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए हमें कोई एक्स वाई ऐसा नहीं मिला जो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। सो दिस इज द इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। जी मैम। ओके, अब हम चलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और सेकंड होता है हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इनमें क्या डिफरेंस है? होमोजीनियस बोल दिया तो होमोजीनियस का क्या मतलब है? ax इक्वल टू 0, मतलब 0 यस मैम। रखने पे हमें 0 आंसर मिलेगा। नॉन होमोजीनियस मीन्स ax इज इक्वल टू b वेयर b इज नॉन जीरो, मतलब जो हमारे राइट साइड में जो कॉलम वेक्टर होता है उसमें वो नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स है, वो होगा नॉन होमोजीनियस। और होमोजीनियस मतलब राइट साइड में जो मैंने कॉलम वेक्टर रखा है वो क्या है? कंप्लीटली जीरो। जैसे अगर मैं रखूँ ax इज इक्वल टू 0 0 0, ये तो सबको पता है, ये होमोजीनियस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं रखूँ ax इज इक्वल टू 0 1 0 0 0, तो ये क्या है हमारा? नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये वेक्टर हमारा कैसा है? नॉन जीरो है। क्लियर? तो पहले हम होमोजीनियस पे बात करेंगे, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और किस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे हम नॉन होमोजीनियस के लिए। सो होमोजीनियस में है तो उसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। नॉन होमोजीनियस है तो कैसा, किस टाइप का? m क्रॉस n की हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी इनटू x इक्वल टू 0। हमारा इस टाइप का कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें मिलेगा। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? अगर मैं x को 0 ले लूँ, मतलब जो हमारे अननोन्स हैं उन सबको मैं 0 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा? a इंटू 0, वो तो हमेशा 0 होता है, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऑलवेज कंसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और साथ में क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा सिस्टम होमोजीनियस है उसके पास 0 सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। 0 तो उसका हमेशा सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। 0 कहने का मेरा मतलब है x इक्वल टू 0। और इस सॉल्यूशन को हम क्या भी बोलते हैं? हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो हर होमोजीनियस सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हम क्या कह रहे हैं? हर केस में हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है। अब ट्रिवियल मिल रहा है तो हम ऊपर क्या पढ़ के आए थे कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारा सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट। सो यहाँ से हम क्या बोल देंगे? दैट आवर सिस्टम इज, जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम चेक करें कैसे करेंगे। अब कंसिस्टेंट भी हमारे 2 केस थे, एक था यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा था हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है। तो उसके लिए बहुत कुछ हमें ज़्यादा नहीं करना, हमें सिंपल चेक करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे रैंक हमारे मैट्रिक्स की। रैंक ऑफ ए इक्वल टू n है, अगर n से मेरा मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं क्या भी बोल सकती हूँ? नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ही होते हैं। अगर हमारी मैट्रिक्स की रैंक n है जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। जो कि यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमारे होमोजीनियस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो सिर्फ 0 होगा मैम। हाँ, तो वो हमेशा क्या होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हमारे सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो हमेशा ही ट्रिवियल होगा। और उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? सिर्फ हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आनी चाहिए।
सेकेंड चीज हम क्या करते हैं, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम से छोटी आ जाती है, या फिर मैं इसको अननोन्स भी बोल सकती हूँ। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी क्योंकि आप, मुझे पता है समझदार हैं, समझ जाएंगे। रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम से अगर छोटी है तो क्या होगा उसके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो हमें सिर्फ ये चीज चेक करनी है, रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक है तो वो हमेशा ट्रिवियल होगा। और अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम से छोटी आ जाती है तो उसके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम से बड़ी हो सकती है? नो मैम। नहीं हो सकती ना, क्योंकि मिनिमम होती है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें होमोजीनियस में ध्यान रखनी है वो क्या होती है, सबसे पहले तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो अननोन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स में, और टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम इक्वेशंस होती हैं, हाँ, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन होती है नंबर ऑफ रोज के इक्वल। अब यहाँ से अगर हमारी मैट्रिक्स की रैंक कुछ आर है तो आर कहने से हमारा क्या मतलब होता है, आर कहने से हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आर का क्या मतलब है कि हमारे पास आर लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज प्रेजेंट है, यही मतलब होता है आर बोलने से हमारा। यस मैम। या फिर हम यहाँ से अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, रोज मतलब इक्वेशंस, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ जो ए होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। अब आई होप कि आप लीनियरली इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस से मतलब समझ सकते हो कि जो वो इक्वेशंस होंगी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम जीरो रखेंगे तो वहाँ पे हमें स्केलर हमेशा जीरो मिलेगा। समझ रहे हो आप नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को? ठीक है। जी मैम। और हाँ, अब अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जो जितने टोटल नंबर ऑफ अननोन्स हैं उसमें से अगर मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हमारे इक्वेशंस हैं उनको माइनस कर दूं तो मुझे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, n माइनस रैंक ऑफ ए अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। और आपको याद होगा मैंने ये क्या बोला था, n माइनस रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होता है, नलिटी। नलिटी, बिल्कुल सही। तो हम क्या भी बोल सकते हैं कि जो नलिटी होती है जिसको मैंने म्यू ऑफ ए से डिनोट किया था, जो कि हमारी होती है n माइनस रैंक ऑफ ए, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ अननोन्स, वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ LI सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ LI सॉल्यूशंस बोलते हैं, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, कि जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास फ्री वेरिएबल कितने हैं जिनको हम अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। या फिर हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। अब ये क्या चीज़ है, ये हमें वेक्टर स्पेस में जाके समझ आएगा। हम वहाँ पे कहेंगे ये चीज़ कि जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और जो उसकी डायमेंशन होती है वो किसके इक्वल होती है, नलिटी के इक्वल होती है। या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसकी डायमेंशन नंबर ऑफ LI सॉल्यूशन के इक्वल होती है, या फिर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स के इक्वल हो सकती है, हो सकती है नहीं, होती है। ठीक है। मैम यहाँ से आप प्लीज रिपीट कीजिए। हाँ करते हैं, बिल्कुल रिपीट करते टोटल हैं। नंबर ऑफ अननोन्स। हम्म,
आई डोंट नो ये करेगा भी या नहीं। हमने क्या कहा है कि जो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ अननोन से रिपीट करूं, ओके। टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, मतलब वेरिएबल जिनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हमने जो सिस्टम लिखा ये वाला, इसमें कितने अननोन्स थे? x1 x2 xn, n अननोन्स थे, और हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे हमारे मैट्रिक्स में वो भी क्या थे? n नंबर ऑफ कॉलम्स थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ n अननोन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। अब रैंक r का मतलब है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, वो हमारी होती है रैंक ऑफ ए। अब अगर हम टोटल n में से रैंक ऑफ ए माइनस कर दें, मतलब अगर हम नलिटी निकाल दें, तो वो क्या होती है हमारे? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, जो कि क्या होते हैं? उनको हम नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स क्यों कह रहे हैं, मतलब उनकी वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर सकते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। मतलब अगर किसी सिस्टम के पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल नहीं है, होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो उसके पास क्या होगा? हमेशा ही यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, या हम कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और इन्हीं यस नंबर मैम। ऑफ फ्री वेरिएबल्स को आगे चल के हम किसका नाम देंगे? डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस का नाम देंगे। कि मतलब इसका जो स्पेस बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे हम सिस्टम का, वो क्या बनाएगा? एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, जिसके डायमेंशन किसके इक्वल होंगी? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल के इक्वल होंगी। या फिर हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? इसकी नलिटी के इक्वल होंगी, ठीक है। नलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए, ठीक है। अब अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन है, एक होमोजीनियस सिस्टम दिया है, उसको सॉल्व करना है। होमोजीनियस सिस्टम ये है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 8t इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 9t इक्वल टू 0 and x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 10t इक्वल टू 0। अब हमें दिख रहा है ये होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि जो कॉलम है हमारा b वो क्या है? 0 0 0। तो हमें इसको करना है सॉल्व। करो इसको एक बार सॉल्व। कैसे करोगे? इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे पहले। तो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी? 2 3 4 8 3 4 6 9 1 3 4 and 10। ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो कि कितने क्रॉस कितने की है? 3 क्रॉस 4 की। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा? मैम नो सॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो अब यूनिक भी हो सकता है और यूनिक भी हो इनफाइनाइट भी हो सकता सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। नहीं मैम, इग्नोर नहीं हो सकता, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रैंक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत ने सही बोला। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, मतलब जो इसकी रैंक आएगी हमारी मैट्रिक्स की, वो क्या होती है? लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब मिनिमम क्या है? 3, यानी कि रैंक ऑफ ए हमारी क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू 3, जो कि नंबर ऑफ कॉलम से छोटी है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। सो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन यस आएगा मैम। नहीं, नो सॉल्यूशन आ नहीं सकता, तो कौन बचा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके पास कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब
उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि वहां से इजी हो जाएगा हमें सोल्व करना। तो इसको जब हम रो एक्लन में चेंज करेंगे तो हमारे पास किस टाइप से आ जाएगी, और हमें ये भी पता चल जाएगी कि एक्चुअली रैंक है क्या 3 है या 3 से कम है, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम यही मैम अगर 4x4 की होती तो तब हम मत बता सकते। हाँ, तब तो हम डायरेक्टली बता सकते थे। हाँ, तब ये नहीं बता सकते थे देखते ही कि यूनिक आएगा या इनफाइनाइट, तब तो हमें रैंक पे जाना ही पड़ता। जी मैम। इसकी रो एक्लन फॉर्म अगर चेंज करेंगे तो क्या आने वाली है, 2 3 4 8, इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख देती हूँ, आप सॉल्व कर लेना। 0 1 0 6 आ जाएगी, और ये आ जाएगी हमारे पास 0 0 4 6। ये आ गई हमारी रो एक्लन फॉर्म। अब रो एक्लन ये -6 है, रो एक्लन फॉर्म ये है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ ए कितनी है, रैंक ऑफ ए कितनी होती है रो एक्लन फॉर्म अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स को उसके बाद, नॉन जीरो रोज। कितने नॉन जीरो रोज हैं फिर देखो, 1 2 3, 3 की 3 नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू हमारी कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ठीक है, अब रैंक ऑफ ए 3 आ गई, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि नंबर ऑफ LI इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, 3 है, और नंबर ऑफ LI सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ क्या बोलते हैं फ्री वेरिएबल्स, वो कितने आ जाएंगे, दोनों सेम ही होते हैं, जो कि हो जाएंगे हमारे पास n यानी कि 4 - 3 = 1। अब देखते हैं क्या एक फ्री वेरिएबल हमें मिलता भी है या नहीं मिलता। इसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। सॉल्यूशन अगर हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास है 2 0 0 3 1 0 4 0 4, दिस इज 0 एंड 8 6 -6 इंटू क्या है हमारे पास x y z एंड t, x y z एंड t रख देते हैं इसको, x y z t = 0 0 0। अब हमें पता है क्या, बैक सब्स्टिट्यूशन से हम करते हैं इन क्वेश्चन को ऐसे, अगर सॉल्यूशन निकालना है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 - 6t = 0 इम्प्लाइज 4z किसके इक्वल आ चुका है, 6t के इक्वल, या फिर यहाँ से z की वैल्यू अगर हम निकालें तो हो जाएगी 3/2t। ठीक है, अब इसमें अगर हम लगाएंगे सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमें मिल जाएगा y + 6z = 0। यहाँ से हम क्या बोल देंगे, y = 6z। अब z की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो रख देते हैं, z × 3/2t, ये हो जाएगा 9t। देख लेना, मैंने गड़बड़ भी की हो सकती है कुछ, मुझे तो ठीक ही लग रहा है अभी तक। अब फर्स्ट रो की करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x + 3y + 4z + 8t = 0। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जिनका हमें पता है, एक तो ये है हमारे पास, एक है y = 90, और x की यहाँ से निकाल लेते हैं, 2x 3y, y है हमारा 9, तो 27t, z है हमारा 3/2t, यानी कि हो जाएगा 6t + 8t = 0। अब एक बार ऐड करना इनको, 14 11 41 हो गया ये। यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास -41/2t। अब क्या कुछ बचा है हमारे पास, सभी इक्वेशंस हमने यूज कर ली हैं, तो हमारे पास
x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। और ये किसकी फॉर्म में आई है? सब t की फॉर्म में, बट t की हम कोई वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, t जो है हमारा वो क्या है, फ्री वेरिएबल है। t पे ही हमारा सॉल्यूशन, अब जो ये सॉल्यूशन आया ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरा सॉल्यूशन t की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है। जी मैम। सो इसमें जो li सॉल्यूशन हुआ हमारा वो कितना हुआ? सिर्फ एक ही हुआ ना, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो हम एक, अगर हमें t की वैल्यू मिल जाए तो बाकी सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। मतलब वो सभी किस पे डिपेंड कर रही हैं? t पे डिपेंड कर रही हैं। सो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, -41/2t। रो में लिख दो या कॉलम में, जैसा भी आप लिखना चाहो। y की वैल्यू है 90 और z की वैल्यू है 3/2t एंड t इज एज इट इज। इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ मैं। ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, वेयर t की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम। सो यहाँ से क्या आया, t इज फ्री। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप t में ही निकालो, आप यहाँ से z में भी काम कर सकते थे। 6 t की वैल्यू z में निकाल सकते थे, फिर सभी वैल्यूज फिर z में आ जाती। मतलब किसी ना किसी एक एलिमेंट को तो आर्बिट्रेरी होना ही पड़ेगा, मतलब फ्री होना ही पड़ेगा। सो इसके अगर मैं डायमेंशन की भी बात करूं तो हम क्या बोल देंगे, इसके जो सॉल्यूशन स्पेस है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन ये आया, ये हमें क्या देगा, एक वेक्टर स्पेस देगा जिसकी डायमेंशन कितनी होंगी, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स के इक्वल, मतलब 1 के इक्वल। और जो ऊपर हमने फॉर्मूले से निकाला था, फॉर्मूले से भी हमने क्या निकाला था, n माइनस रैंक करके, वो भी हमारा 1 आया था, जो कि था हमारा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। अब समझ गए कैसे मैम निकालते हैं? यहाँ पे t एज इट इज कैसे मैम? क्योंकि यहाँ से हम जब सॉल्यूशन निकाल रहे थे तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अगर हमारी इक्वेशन होती थी 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, अब 3 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन तो 2 ही है। सो एक इक्वेशन से हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। सो 3 इक्वेशन से हम 3 ही वेरिएबल तो निकाल सकते हैं। तो इन तीनों को किसी ना किसी फोर्थ पे डिपेंड होना पड़ेगा, मतलब 4 को हमें आर्बिट्रेरी लेना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसीलिए इसके पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अदरवाइज अगर t की भी कुछ वैल्यू मिल जाती हमें तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाता। समझ रहे हो? तो ये वहां से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ li इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, बताना जरा, और नंबर ऑफ li सॉल्यूशंस कितनी है। हाँ जी बताओ। एक क्या, दोनों में से किसका आंसर एक है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। हाँ, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी है हमारे पास? 3 है, बिल्कुल। रैंक के इक्वल लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, और 1 के इक्वल क्या है हमारे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक रिजल्ट बता देती हूँ। अगर हमारी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर, मतलब ax इज इक्वल टू 0 हमारा सिस्टम है, सच दैट जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो हो जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की। तो अगर छोटी मैट्रिक्स है ये, तो हम इसके डिटर्मिनेंट से ही बता देंगे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मैनी। वो कैसे, आप सब भी बता दोगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो वहां से रैंक पे हम क्या कमेंट करते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है फुल रैंक हो गया। फुल रैंक, फुल कितनी हो सकती है, n ही होगी फुल, क्योंकि दोनों सेम ही है, नंबर ऑफ यस मैम। कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है। सो
अगर n है तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, इसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो वहां से हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ ए लेस देन n होगी। लेस देन n होते ही हम क्या बोल देंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। n से मतलब नंबर ऑफ कॉलम से है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट इससे भी कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड k सच दैट, जिसके लिए जो ये सिस्टम है, दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन है, हो जाए यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। तो पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को पता है आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट होने को आया है। और प्रीवियस ईयर एक बार तो साथ साथ कर लो, और जितना खुद से ढूंढ के करोगे ना उनको, तो पेपर के टाइम पे उतना ही आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन मेरे करने लायक है या नहीं है। तो जितना खुद से ढूंढोगे उतना अच्छा रहेगा। मैम हम्म 2 आएगा। 2 आएगा। इंद्रजीत कह रहे हैं 2 आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। देख लेते हैं किसी और का सोल्व हुआ है, जुबैर और तान्या आपका। तान्या समझ आ रहा है आपको? सो गई है तान्या। 2 निकला मैम। 2 के लिए यूनिक निकला है। यस मैम। चलिए देख लेते हैं एक बार आपका तान्या। अब मुझे एक बार नोटबुक दिखाना तान्या, कैमरा ऑन करके। हाँ जी तान्या जी, नोटबुक दिखाइए। पता नहीं, मुझे शक होता है आप पे, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता। दिख तो नहीं रहा खैर अभी मेरे को। उल्टा उल्टा क्यों दिख रहा है मुझे कैमरा? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए फिर आप अपनी, क्योंकि इस स्पीड से करने में तो देखो हम दोनों मेथड से कर लेते हैं, रैंक से भी और डिटर्मिनेंट से भी।
अब हमारी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, A इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 4 1 1 K। इसमें हम 2 निकल रहा है। सो ये 3x3 की मैट्रिक्स है हमारी। हमें क्या चाहिए, अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हमें निकालना है तो क्या होना चाहिए, जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये क्या मिलना चाहिए हमें, नॉन जीरो, तभी हम बोलेंगे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। सो एक बार इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। 1 इंटू 3K माइनस 4 माइनस 1 इंटू 2K माइनस 4 एंड प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉन ज़ीरो। तो 3K माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2K एंड दिस इज माइनस 2 शुड बी नॉन ज़ीरो। यहाँ से हमारा आया 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, 3 माइनस 2 K माइनस 2 शुड बी नॉन ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज K शुड बी नॉट इक्वल टू 2। यहाँ से आया हमारा K टू K इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एक बार रैंक से भी चेक कर लेते हैं। रैंक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रो एक्लेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं एक बार। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 एंड K माइनस 2। तो हमें चाहिए रैंक, कितनी चाहिए हमें इसकी रैंक यूनिक सॉल्यूशन के लिए, 3 मैम। रैंक 3 चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, 3 नॉन जीरो रोज चाहिए इसके एक्लन फॉर्म में। सो फर्स्ट K नॉन जीरो minus रो 2 तो is equal हमें to 9। ये भी दिख रही है, मतलब अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होना पड़ेगा, K माइनस 2 को नॉन जीरो होना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज K शुड नॉट इक्वल टू 2, 2। K शुड नॉट इक्वल टू 2। और आप सबका क्या आया, K इक्वल टू 2, मतलब K 2 को छोड़ के बाकी जितनी भी K की वैल्यूज आप रखना चाहो रख लीजिए, इसका हमेशा ही कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो हम लिखेंगे फॉर ऑल K नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2, समझ रहे हो आप इस चीज को, मैं इतनी बार जी एम्फोसाइज कर मैम। रही हूँ इसको। दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, सिर्फ निकालना ही नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर लें। यस। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन where A is a coefficient matrix which is of 6 cross 5 order, जिसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, whose solution is इस टाइप से है कुछ, T 2T 3T एंड दिस इज म्यू एंड 3 म्यू, ये हमें इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, वेयर जो T और म्यू हैं वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से। देन द सिस्टम हैज़, अब मैं फिलिंग द ब्लैंक्स देती जाऊंगी, आप उसको फिल करते जाना। फर्स्ट पे है डैश इक्वेशंस, कि इसके पास कितनी इक्वेशंस हैं। सेकंड है हमारा क्वेश्चन डैश एल आई सोल्यूशन, इसके पास एल आई सोल्यूशन कितने हैं। नहीं, यहाँ पे एल आई इक्वेशंस करो, एल आई इक्वेशंस। थर्ड है हमारा डैश सॉल्यूशंस,
सॉल्यूशंस कितने हैं इसके पास? फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, डैश नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशंस। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है डैश रैंक। सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरे पास, डैश नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। ये सभी ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। एंड सेवंथ इज डैश नलिटी। एंड एट्थ है हमारे पास डैश नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। चलिए करवाइए एक एक करके फिल। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप पहले फर्स्ट को ही करोगे, जो आपका पहले सॉल्व हो रहा है आप उसको करोगे। और आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। Five solutions. 5 solutions. Six equations. हम्म एक लास्ट क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं आपको, इसी में नाइन्थ है डैश नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। वो आया मैम, वो आपने लिखा पहले ही। कहाँ लिख दिया मैंने? अच्छा लिखा हुआ है क्या? मैंने देखा नहीं। चलिए लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। मैम हम्म 2 फ्री वेरिएबल्स। ओके। और इंद्रजीत 2 आपको linearly independent solutions. ओके। लास्ट बार क्या कह रहे हो इंद्रजीत, समझ नहीं आया। Three linearly independent equations. ओके। रैंक भी 3 होगी मैम। हम्म अब नलिटी भी 2 होगी। डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस भी 2 होगा। हो गए आपके सब फिल? इंद्रजीत आप बताओ अभी अपने आंसर्स। अगर नेटवर्क इशू है तो टाइप करके बता दो, मैं देख लूंगी।
तान्या आप बता रहे हो आंसर? ऐसे टाइप कर दो, फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये है, ऐसे कर दो। कर रहे हो क्या? सिक्स थ्री थ्री वन फाइव थ्री टू टू 63315 322 आया है ना लास्ट में आपका 322। बाकी तो सेम ही है। आपका आया है ये, यहाँ पे आप एल आई सोल्यूशन कह रहे हो 3 है, बाकी सब सेम है आपका आंसर। ताने आपको आंसर करना है या नहीं करना है? आप एक बार आंसर तो ये इस चीज का तो आंसर कर दो। चलिए, क्या है, आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, होमोजीनियस सिस्टम के पास किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं? यूनिक, हम्म, इनफाइनाइट मनी। इनके अलावा कुछ और हो सकता है? नो मैम। तो आपने ये 5 सॉल्यूशन कैसे लिखवा दिया यहाँ पे? क्या किसी होमोजीनियस सिस्टम के पास 5 सॉल्यूशन हो सकते हैं? एग्जैक्टली 5? Is it नो मैम। possible to have exactly 5 solution? No, never. It's a blunder. या तो एक होगा या इनफाइनाइट होंगे। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट इनफाइनाइट होंगे। सॉल्यूशन। वो कैसे होंगे? क्योंकि हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन आर दिस, और हमें क्या, अब कितने कितने अननोन्स मिलेंगे हमें सॉल्यूशन में, मतलब कितने अननोन्स की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं? 5 अननोन्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं हम, ठीक है। जी 5 मैम। अननोन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन स्पेस में हमें 5 टर्म्स दिखनी चाहिए। क्या हमें दिख रही हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 5 टर्म तो हमें दिख रही हैं, बट ये टर्म किसकी फॉर्म में है? 3 टर्म तो मेरी टी की फॉर्म में है और 2 टर्म मेरी म्यू की फॉर्म में है। मतलब फर्स्ट 3 सॉल्यूशन जो है वो टी पे डिपेंड करते हैं और लास्ट के 2 सॉल्यूशन जो है वो म्यू पे डिपेंड करते हैं। सो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स कितने हुए इस सिस्टम के लिए? 2, एक टी है हमारे पास फ्री वेरिएबल और एक म्यू है हमारे पास फ्री वेरिएबल। यस मैम। तो सबसे पहले हम फ्री वेरिएबल को फिल कर देंगे विच इज 2। अब फ्री वेरिएबल अगर हमारे पास 2 है और हमें रिलेशन क्या पता है? n माइनस रैंक ऑफ a इज इक्वल टू म्यू ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। n क्या है? 5 माइनस रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारा रैंक क्या आ जाएगा a का? 3। अब यहाँ से रैंक 3 आ चुका है हमारा, तो हम रैंक को फिल कर देंगे 3। अब रैंक 3 आ गया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देंगे। और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन तो हमें पता ही है 5 होती हैं, सॉरी जितने रोज होती हैं उतनी होती है, यानी कि 6 हो गई। अब रैंक हमारी 3 आ चुकी है मैट्रिक्स की, जो कि है 5 से छोटी, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, इनफाइनाइट तो है लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 है, क्योंकि सिर्फ एक तो टी से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो, और एक म्यू से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो, सिर्फ 2 ही हमारे पास एल आई सोल्यूशंस हैं, तो 3 नहीं है। इंद्रजीत का ये गलत है, आपका ठीक है। और अब फ्री वेरिएबल आ गए तो नलिटी भी उसी के इक्वल होती है और डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस भी उसी के इक्वल होता है, तो सिर्फ हमें जी रैंक और मैम। नलिटी से सभी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कुछ नया सीखा होगा आपने इस क्वेश्चन से। अभी नेक्स्ट यस क्वेश्चन मैम। आपके लिए होमवर्क है, लिख लो उसको या स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है। हमें दिया हुआ है इफ
A is m क्रॉस n x इक्वल टू 0, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसके पास है यूनिक सॉल्यूशन। ये गिवन है हमें कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग जो मैं लिख रही हूँ आर ट्रू। और जो मैं होमवर्क देती हूँ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप उसको ग्रुप में डालेंगे। जी मैम। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें m इज इक्वल टू n, सेकेंड ऑप्शन इज m is strictly greater than n, third is m is greater than equal to n, and D option is m is less than equal to n। एंड सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, और ये है सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन। वो क्या है, सेम दिया हुआ है, इफ a m क्रॉस n x इक्वल टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, then which of the following may be true। ऑप्शंस आर सेम, वही ऑप्शन सेम एज अबव क्वेश्चन। कर चुके हो आप नोट इसको? मैम इनमें डिफरेंस क्या है मैम? वो आपको समझना है इनमें क्या डिफरेंस है, और फिर हम इसको डिस्कस करके फिर आपको डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ कुछ रिजल्ट्स कर लेते हैं। मैं बढ़ सकती हूँ आगे, इसको हटा दूँ स्क्रीन से? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट वगैरह जो करना है? यस मैम। ओके, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। जी मैम। चलिए कुछ 2-3 रिजल्ट और हैं लीनियर होमोजीनियस के, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि अगर x1 x2 x है ना, अगर हमारे पास n सॉल्यूशंस हैं ऑफ ax इक्वल टू 0, सो जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मीन्स अगर मैं k1 x1 k2 x2 प्लस अप टू सोन kn xn की बात करूँ, मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सॉल्यूशंस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू 0। मतलब अगर हमारे पास जितने सॉल्यूशंस होते हैं उसके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर ये सब सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस सिस्टम को, मीन्स ax1 भी 0 होगा, ax2 भी 0 होगा, अप टू सोन axn इक्वल टू 0, ये सब सेटिस्फाई करेंगे। अब हमें चेक करना है क्या ये हमारे इसका सिस्टम का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम इसको रख के देख लेते हैं एक बार। सो अगर हमने इसको रखा a इंटू k1 प्लस k2 प्लस अप टू सोन kn xn। अब k1 k2 kn तो क्या है, स्केलर्स हैं जो कि इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k1 ax1 प्लस k2 ax2 प्लस अप टू सोन kn axn। अब ऊपर से क्या है, ax1 भी 0 है, ax2 भी 0 है और axn भी 0 है। सो क्या आ चुका है, k1 इंटू 0 प्लस k2 इंटू 0 अप टू सोन kn इंटू 0 विच इम्प्लाइज 0। सो a इंटू दिस, अगर मैं इसको कैपिटल Y बोल देती हूँ तो a y भी क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, y इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, सो देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट मैं बता चुकी हूँ कि अगर हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसके सिर्फ डिटर्मिनेंट पे बात कर सकते हैं और उसके
सॉल्यूशंस के बारे में बता सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन जो कि सिर्फ ट्रिवियल होगा, और डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो कैसा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को क्या भी बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, वो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होती है होमोजीनियस के लिए। फॉर होमोजीनियस सिस्टम these statements are equivalent, कि हम कुछ भी बोलें उसका सेम ही मतलब है। सबसे पहले क्या है हमारा? सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक कैसा होगा? क्या ही होगा उसके पास यूनिक है तो? जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, या लैंग्वेज में मैं उसको बोलूँ तो ट्रिवियल सिस्टम हैज सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और थर्ड चीज क्या बोल सकती हूँ? सिस्टम हैज नो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। जी मैम। कभी कभी लैंग्वेज का भी आ जाता है पेपर में घुमा के, तो हमें ध्यान रखना है कि ये सभी स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट है सेम ax इक्वल टू जीरो के लिए जो नीचे मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, दीज स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट्स क्या है? फर्स्ट हैज सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर सेकंड स्टेटमेंट इसी के बेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ? सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। या फिर थर्ड में क्या लिख सकती हूँ? सिस्टम हैज नो, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? सिस्टम हैज लिख सकती हूँ नो ट्रिवियल सॉल्यूशन। और फोर्थ वन हम क्या लिख सकते हैं? सिस्टम हैज एट लीस्ट टू सॉल्यूशंस, या एट लीस्ट थ्री सॉल्यूशन, या एट लीस्ट फाइव सॉल्यूशन। सो सिस्टम अगर होमोजीनियस है तो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट एंड दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चले आगे बढ़े। यहीं तक था आपका होमोजीनियस का, इतना ही है होमोजीनियस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। उससे पहले अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है क्या? होना चाहिए डाउट। यस मैम। क्या डाउट है? एट लीस्ट वन सॉल्यूशन क्यों नहीं लिखा आप? ये डाउट है आपका? लिख लो एटलीस्ट वन, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट वन के लिए तो हम यूनिक भी बोलते हैं ना। वन को मतलब एग्जैक्टली वन को भी हम एटलीस्ट वन बोल सकते हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये होती है ना, एक से ज्यादा अगर है तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट होंगे। ये तो ट्रिवियली ट्रू है ना इसके पास, अगर दो से ज्यादा है या दो से ज्यादा है तो एक तो है ही है। मुझे लग रहा है आप सबको नींद आ रही है। मैम ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा मैम, पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन की बात कर रहे हो इसकी? क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? जो होमवर्क दिया है मैंने? यस मैम। नहीं, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगी। मैं जो अभी जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ आप उस पे आ ही नहीं रहे हो कब से।
कोई तो आ जाओ। मैम किस पे? देखो मैंने स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं आपको। समझ आई मैम। क्या समझ आया? आ गई सारी समझ? यस मैम। ये ठीक लिखी है मैंने? गलत है मैम। तो ऐसा कभी हो सकता है कि होमोजीनियस सिस्टम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ना आए? नॉट पॉसिबल है ना ये चीज तो जो मैंने लिखी है। सो यस मैम। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ट्रिवियल सॉल्यूशन ही ना हो। ट्रिवियल तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है। अब समझ रहे हो? अब फोर्थ ऑप्शन में एटलीस्ट वन क्यों नहीं लिखा? वो तो हमेशा ही यस होगा। मैम। खास बात तो तब होगी ना जब दो हो जाए। ठीक है। जी मैम। सो सिर्फ ये तीन स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगी और ऊपर वाली तीन इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है। अब सब कुछ ठीक है इसमें और कोई? मेरे को लगता है आपको थक जाते हो आप लोग, नींद आ जाती है इस टाइम। ऐसा होता है क्या मेरे लेक्चर में नींद आ जाती है? नो मैम, घर